तकदीर भी है और तस्वीर भी, जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का होता है। मनचाहे रंगों से तस्वीर बनती है और अनजाने रंगों से तकदीर बनती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से डिस्कस किया था। एक एक करके मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए थे और उसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके पहले थोड़ी बहुत चीजें समझ लेते हैं, किस भाग में कहां से कहां तक दिया है। इसके आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। पहले देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में भाग 4 में और अनुच्छेद 36 to 51, मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक रखा गया है। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके सामने कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो किस भाग में? तो आपको बताना है भाग जो है वो 4 में। किस भाग में है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और कभी कभी शॉर्टकट में पूछ देते हैं डीपीएसपी, इसे ही हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डी से क्या होता है? डायरेक्टिव, पी से होता है प्रिंसिपल, ऑफ, एस से होता है स्टेट, पी से होता है पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वनडे एग्जाम में एक ट्रेंड में क्वेश्चन चलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है आयरलैंड के। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के। आयरलैंड के देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान में है, वो लोग कहां से लिया था? तो उन्होंने लिया था कहां से? तो उन्होंने लिया था स्पेन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो है स्पेन ने नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? ठीक है, तो स्पेन ने नीति निर्देशक तत्व कहीं से नहीं लिए। स्पेन ने क्या किया? नीति निर्देशक खुद ही बनाए थे। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में सम्मिलित हैं, वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के देश ने कहां से लिया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? तो स्पेन के से लिया गया था, और स्पेन ने खुद राज्य के नीति निर्देशक तत्व का निर्माण किया था। अब एक एक आर्टिकल करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज बता दूं। जो हमारे संवैधानिक सभा के जो सलाहकार थे, उनका नाम मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, बीएन राव। बीएन राव ने फंडामेंटल राइट बताया था। 2 कैटेगरी में बांटा गया था। तो फंडामेंटल राइट, जिसे आप शॉर्टकट में बोलते हैं एफआर, और दूसरी जो कैटेगरी में बांटा था वो डीपीएसपी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो फंडामेंटल राइट हैं और डीपीएसपी अलग अलग बनाने की क्या जरूरत थी? इनको एक में ही क्यों नहीं जोड़ा गया? फंडामेंटल राइट में ही क्यों नहीं जोड़ा गया? तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उस समय हालात अजीबोगरीब थे। हमारे देश में काफी व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि हम सभी लोगों को एक समान वितरण करें। तो जब भारत देश हमारा आजाद हुआ, तो उस समय जो अधिकार देने थे उनको हमने क्या किया? फंडामेंटल राइट को उसी समय सम्मिलित किया।
और जैसे शिक्षा देने का अधिकार, इन तमाम अधिकारों को उस समय इतनी हमारे पास कैपिटल पूंजी नहीं थी, प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि मैं सब लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकी। और तमाम विषय ऐसे हैं जिनको क्या किया गया, डीपीएसपी में शामिल किया गया। और बी.एन. राव ने 2 कैटेगरी बनाई, जिसे आप फर्स्ट कैटेगरी जो है वो फंडामेंटल राइट, जो भाग 3 है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और कैटेगरी 2 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिया गया है। जब हमारा कैपिटल हमारी ग्रो होने लगी तो कुछ जो है डीपीएसपी से निकाल करके हमने फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया। अब बात आती है, एक नाम सुना होगा आपने, बाबा भीमराव अंबेडकर। लेकिन जो फंडामेंटल राइट थे, जब फंडामेंटल राइट का कोई हनन कर रहा था तो उसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। आप इनके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। जितने फंडामेंटल राइट हैं आप उनके विरुद्ध तो जा सकते हो अगर कोई हनन कर रहा है, लेकिन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अपोजिट नहीं जा सकते। अब ये राज्य पर निर्भर करता है। डीपीएसपी जो बनाया गया है, जो उसमें व्यवस्था दी गई है, वो अगर राज्य चाहेगी तो देगी, और ना आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट में आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अब जैसे अभी फंडामेंटल राइट में कोई चीज जोड़ दी जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के डाइट पे पहले शिक्षा का प्रावधान फंडामेंटल राइट में नहीं था, संशोधन के बाद उसमें जोड़ा गया। अगर संशोधन ना होता, उसके पहले अगर जोड़ दिया जाता फंडामेंटल राइट में, तो अगर शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कोई चीज अगर सबको वितरित करना है तो उसके लिए काफी कुछ रिसोर्स होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर वो चीज फंडामेंटल राइट में है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए उन चीजों को निकाल करके एक अलग कैटेगरी बनाई गई जिसे आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और फिर तो संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार है, जो 21 जो निःशुल्क शिक्षा थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो वो जो है 21 का में जोड़ दिया गया था। अब अंबेडकर जो थे उन्होंने कहा पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर। लोक कल्याण। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र। ये सब जो चीजें हैं ये पब्लिक वेलफेयर के लिए ही की गई। सरकार को
सरकार जो है वो जनता को कुछ देना चाहती है। तो जब जनता को तभी दे पाएगी जब उसके पास रिसोर्स होगा, उसके पास जब कहीं से इनकम होगी, तभी आप लोगों को प्रोवाइड करा देगी। इसीलिए इसको जो है फंडामेंटल राइट में नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया, अगर वो चीज वहां पर रख दी जाती तो फिर दिक्कत होती, इसीलिए इसके अलग रखा गया। तो अब एक एक आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी दिया हुआ है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिया है। और अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अब आपके अंदर ये दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि राज्य की परिभाषा फंडामेंटल राइट में जब आपने सर पढ़ाया था तो अनुच्छेद 12 में आपने बताया था राज्य की परिभाषा, और आप बता रहे हो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। तो फंडामेंटल राइट जैसे स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट पे लिखा है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत। मैंने बताया था राज्य कौन कौन से हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति। उसी तरीके से यहां पर भी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर राज्य चाहेगी तो आपको वो सर्विस, आपको वो सेवाएं प्रदान करेंगी, और अगर राज्य नहीं चाहेंगी तो आप उसके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 32 के तहत रिटें जारी होती थी, और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत वहां आप जा भी सकते थे, लेकिन यहां पर नहीं जा सकते। अब अनुच्छेद 37 की मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 37 में क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय, मतलब न्यायालय आप नहीं जा सकते हो किसी भी दशा में। राज्य चाहेगी तभी होगा काम, अगर राज्य नहीं चाहेगी तो उसके आप खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हो। अनुच्छेद 38 क्या है, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब जहां से क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन ये दिया होगा कि न्याय कितने प्रकार के हैं, तो ऑब्जेक्टिव दिया होगा सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय या सामाजिक राजनीतिक। तो आपको टिक करना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय 3 प्रकार के होते हैं। याद करिए, जब मैंने संविधान का प्रस्तावना आपको पढ़ाई थी और फ्रंट पेज पे मैंने बताया था हम भारत के लोग, उसमें क्या एक लाइन दी गई थी, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की उस प्रेम्बल में बात कही गई। वही आज मैं आपको बता रहा हूं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और यहीं से क्वेश्चन घुमा देते हैं, क्या बना देते हैं, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ऑप्शन दे देंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या सामाजिक आर्थिक, या सामाजिक राजनीतिक, या आर्थिक राजनीतिक। तो उसमें आपको टिक करना है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। लेकिन न्याय में आपको टिक करना है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इस माइंडसेट को बैठा लीजिए, अपने माइंडसेट में बैठा लीजिए। अगर लोकतंत्र की बात आए तो सामाजिक और आर्थिक की बात करेंगे, अगर न्याय की बात आए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होगी। ठीक है, तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं और लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। यह चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, स्त्री पुरुष समान कार्यों के लिए समान वेतन, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो स्त्री वो वर्क कर रही हो, चाहे पुरुष कोई वर्क कर रहा हो, समान कार्य करेंगे और समान वेतन देंगे। ऐसा नहीं है स्त्री के लिए अलग वेतन है और जबकि स्त्री भी वही काम कर रही है जो पुरुष कर रहा है। तो
एक ही वर्क अगर दोनों लोग कर रहे हैं तो समान कार्य अगर कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन। जैसे फिजिक्स का कोई टीचर है या केमिस्ट्री का कोई टीचर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसकी जो वेतन है फिक्स एकदम कि फिजिक्स के लिए 25,000 सैलरी होगी और उतनी ही सैलरी महिला की भी होगी। ठीक है, अगर कोई आर्ट सब्जेक्ट है उसमें अगर कोई पुरुष और महिला है तो जो उसका निर्धारित वेतन होगा वो दोनों को समान मिलेगा क्योंकि समान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आप स्टोरी के रूप में समझ लीजिए, समान कार्यों के लिए समान वेतन। ठीक है, जो अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 39 का। जो ये का खा गा ABCD ये जो अनुच्छेद पढ़ते हो ये बाद में जोड़े गए हैं। जैसे कोई एक शर्ट फटा हो और शर्ट फटा, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है डैमेज जींस। ठीक है, तो जैसे डैमेज जींस है और जींस जो फटी होती है उसमें जो बाद में ऐड किया जाता है वो दिखता है कि हाँ ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है हमारे संविधान में जो बाद में जोड़ा गया है उसे हम संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। इसमें संशोधन किया गया है, क्या हटाया गया है, क्या जोड़ा गया है, तो वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 का में क्या कह रहा है, समान न्याय होगा। ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी लोगों के लिए बराबर का न्याय होगा और निःशुल्क विधि सहायता होगी। मतलब अगर आपको कानूनी सलाह लेनी है या कानूनी सहायता लेनी है तो आप जो है कोई पैसा नहीं पड़ेगा, एकदम निःशुल्क। जैसे मान लो किसी ने आपका घर जो है तोड़ दिया, पड़ोसी ने जो है घर अपने बनाने के चक्कर में तुम्हारा तोड़ करके उसमें जो है अपनी जगह बढ़वा ली। अब आप क्या करेंगे, आप थाने जाएंगे और थाने में किसी पुलिस कर्मचारी से आप निःशुल्क सहायता ले सकते हैं कि सर आप ये बताइए कि इस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने हमारी घर की दीवार को गिरा करके थोड़ा और कब्जा कर लिया है, इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर पुलिस वाला अगर ईमानदार होगा या कोई भी कर्मचारी ईमानदार होगा तो वो आपको निःशुल्क सहायता करेगा, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है और उस कर्मचारी पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ एक बात है, पुरुष और महिला में अगर भ्रष्टाचार देखा जाए तो पुरुष भ्रष्टाचार ज्यादा करता है। उसके पीछे रीजंस देखिए, महिलाएं जो होती हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करती, हाँ कुछ लिमिटेशन तक करती हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग की बात की जाए, अगर मेरा पूछा जाए मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, पुरुष जो है वो ज्यादा भ्रष्टाचार करता है और जो महिलाएं होती हैं वो भ्रष्टाचार कम करती हैं, एकदम नामात्र। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, आप किसी महिला से अगर सलाह लेने जाते हैं तो आपकी महिलाएं जो हैं, जो आप जिस महिला से सलाह लेंगे तो वो महिला आपकी फ्री सेवा कर सकती है। लेकिन अगर यही जगह आप पुरुष पे जाइए तो कुछ थोड़ा बहुत जो है नाश्ता पानी चल जाता है। लेकिन अनुच्छेद 39 का में आपको याद करना है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 क्या है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतें। अब आप सर बताओगे कि आपने सर बताया था पिछले अनुसूचियों में कि ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है वो किसी अन्य अनुच्छेद में था, जैसे 243 का। देखिए वो जो वहां पे है अनुच्छेद 243 में, देखिए वो ग्राम पंचायत जो है संविधान संशोधन करके वहां पे जोड़ी गई थी। जैसे आपने बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में इस ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था और 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर प्रशासक जोड़े गए थे, जिसमें ग्राम पंचायत में 29 कार्य क्षेत्र थे और नगर पंचायत में 18 कार्य क्षेत्र थे। तो ये संविधान संशोधन करके उसको कंपलसरी बना दिया गया कि अब जो है अब ग्राम पंचायतें हर जगह होंगी।
लेकिन जब अनुच्छेद 40 में था तब ग्राम पंचायतें इस डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया था कि जो स्टेट चाहेगी वो ग्राम पंचायत रखेंगी और जो राज्य नहीं चाहेंगे वो ग्राम पंचायत नहीं रखेंगी, और आप इसके विरुद्ध जो है आप किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। जब इसको जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 से जब इसको अलग एक अनुच्छेद में रख दिया गया, तब जो है वो है चीज है कंपलसरी। अब यहीं पे एक वाद और विवाद होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच। अब गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, अंबेडकर का कहना था ग्राम पंचायतें नहीं होनी चाहिए। गांधी जी कह रहे थे कि जब ग्राम पंचायतें होंगी, जो वहां पे ग्राम पंचायत का मुखिया जो प्रधान होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा और वहां पर विकास होगा। लेकिन इसी की जगह पे अंबेडकर का कहना था कि अगर ग्राम पंचायतें बनी तो वहां पे जो उस ग्राम पंचायत का मुखिया व प्रधान होगा तो वो भ्रष्टाचार करेगा। अब गांधी के जो विचारधारा के लोग थे वो कह रहे थे कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, जो अंबेडकर के विचारधारा से लोग जो प्रेरित थे वो लोग कहते थे ग्राम पंचायतें नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का ये एक्सेप्ट था, ये मानना था कि अगर मान लो 100 रुपए सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में भेजा जाता है तो 50 रुपए जो है बिचौलिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार के हाथ में चले जाते हैं, और जो 50 रुपया है वो ग्राम पंचायत तक पहुंचेगा, प्रधान के हाथ में पहुंचेगा, और जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया जो प्रधान होगा वो जो है 50 रुपए में से कम 30 रुपए का तो वो विकास करेगा। मान लो वो 20 रुपए रख लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक ना एक भाग जो है उस ग्राम पंचायत के विकास में लगेगा। लेकिन अंबेडकर का कहना था कि अगर आप कह रहे हो, गांधी जी कह रहे थे अंबेडकर जी, अगर आप ये कह रहे हो कि ग्राम पंचायतें नहीं होनी चाहिए तो मतलब कि जो 30 रुपया पहुंच भी रहा था लेकिन अब वो भी नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ग्राम जब पंचायतें नहीं होंगी तो वहां पे धन नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हमेशा गांधी जी और अंबेडकर के बीच हमेशा टकराव बना रहता था। इसको लेकर के मैं एक अन्य वीडियो में आपके सामने आऊंगा कि गांधी जी की कौन सी विचारधाराएं थी, अंबेडकर की कौन सी विचारधाराएं थी, तो इनका आपको विधिवत आपको अलग लेक्चर वीडियो देंगे तो उसमें हम समझेंगे। अब यहीं पे जब ये विवाद होने लगा, उन्होंने कहा ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, उन्होंने कहा ग्राम पंचायतें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसी के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि ये जो मामला है ये हम कहां रखेंगे, तब तक के लिए डीपीएसपी में रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतें रखेंगे। लेकिन उसके बाद जो मतलब जो लोग जो है इन ग्राम पंचायतों को अपने राज्य में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जो राज्य नहीं चाहते हैं वो नहीं रख सकते हैं। और उसके बाद जो है 73वें संविधान संशोधन 1952 से 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसे कंपलसरी बना दिया गया और 1993 में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो ये चीजें मैंने अनुच्छेद 40 में आपको बताया। अब अनुच्छेद 41 देखते हैं क्या है। कुछ दशाओं में काम करने के लिए, ठीक है, कुछ दशाओं में काम, रोजगार। अब 39 अनुच्छेद 42 में क्या है, कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होनी चाहिए। जैसे अब कुछ दशाओं में वो कार्य कर तो रहा है, अब कार्य कैसा होना चाहिए वो अनुच्छेद 42 में बताया गया है। कार्य जो है न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है, मानवीय दशा, मानव के जो करने के लायक हो, मानवीय दशा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 42 में बताया गया। अब अनुच्छेद 43 में क्या बताया गया, निर्वाह मजदूरी, जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है उसकी कुछ एक मजदूरी जिससे अपना वो जीवन चला सके। तो अनुच्छेद 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। अगर मान लो ये सब
कार्य नहीं मिल रहे हैं तो उनको जो है कुटीर उद्योग, जैसे घर में चटाई बुनना या स्वेटर बुनना, इन तमाम विषयों को जो घर पर कार्य किए जाते हैं उनको फिर मार्केट में बेचा जाता है, जो वहां से इनकम होती है, वो सब चीजें करने के लिए वो सब चीजें कहां से आती हैं? कुटीर उद्योग। तो अनुच्छेद 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिकता संहिता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ये काफी चीजें जो लोग आप नहीं जानते हो आजकल, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सभी धर्म अलग अलग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी में विवाह करने का कार्यक्रम अलग अलग है, पूजा पाठ करने का कार्यक्रम अलग अलग है। कहीं पर तलाक होता है, कहीं पर अन्य दूसरी वजहों से लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए समान नागरिक संहिता बनाई गई, लेकिन इस पर अभी तक कोई वर्क नहीं हुआ, अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसका मैं अलग वीडियो आपको अपलोड करूंगा। लेकिन यहां तक जो आपके वनडे एग्जाम में है वो तो एक अलग आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे पूरी एक मेंस राइटिंग के लिए, लेकिन यहां पर आपको वनडे एग्जाम के लिए अनुच्छेद 44 की बात करूं तो अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, ठीक है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम की आयु के लिए शिक्षा। पहले ये डीपीएसपी में रखा गया था, ठीक है, क्योंकि इसलिए डीपीएसपी में रखा गया था, मैंने आपको बताया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तमाम दिक्कतें थी, उतना डेवलपमेंट नहीं था कि हम सभी लोगों को शिक्षा दे सके, ठीक है। और उसी को अनुच्छेद इसको संशोधन करके जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 करके जो है इसे फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया। तो अब वो जो है मौलिक अधिकार है उसका, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 45 तक मैंने डिस्कस किया। अब इसी को आगे देखते हैं, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 46 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 में एससी और एसटी, मतलब एससी का मतलब अनुसूचित जात और एसटी का मतलब जनजात, ठीक है। इसमें क्या है? एससी एसटी जो है उनकी शिक्षा, आर्थिक हित, समान न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 46 में एससी एसटी जो है उनके लिए शिक्षा की बात की गई है, आर्थिक हित होना चाहिए, समान न्याय होना चाहिए, किसी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 47 क्या है? तो अनुच्छेद 47 में मद निषेध, मतलब शराब पर जैसे जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध करना, और प्रतिबंध करके पोषाहार पर जोर देना चाहिए। दुधारू पशु जो दूध देने वाले पशु हैं उन पर जोर देना चाहिए, और ये जो मदिरा करने वाले लोग हैं, मतलब मदिरा है और तमाम ऐसे नशीले पदार्थ हैं, हेरोइन, चरस, अफीम, शराब में बहुत सी क्वालिटी के आते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ठीक है। इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, मतलब निषेध कर देना चाहिए। और किस पर जोर देना चाहिए? पशु, पोषाहार पर और दुधारू पशु पर। लेकिन यह संभव नहीं है। जब ये अगर मान लो ये किसी अनुच्छेद से बाहर रख दिया जाए तो कंपलसरी है, चलो ठीक है, आज से इंडिया में शराब नहीं बिकेगी, लेकिन ये कहां का विषय और कहां रखा गया है, तो इसीलिए इसको डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक में तत्व में रखा गया है। आप इसके विरुद्ध वहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो कि जज साहब ये बताइए खुलेआम बिक रही है, आप इस पर रोक क्यों नहीं लगा। तो आप जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, सिर्फ अपनी बाड़ी से जो चिल्लाना है, जो कहना है, जो बोलना है वो आप कह सकते हो बस। राज्य चाहेगी तो प्रतिबंध लगाएगी, राज्य नहीं चाहेगी तो नहीं प्रतिबंध लगाएगी। बिहार में ऐसा कदम उठाया गया था शराब पर प्रतिबंध लगाने का, लेकिन अपने यूपी में अभी तक कुछ नहीं है। यूपी में तो खुलेआम चल रहा है, ठीक है। और अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, अब
जो लोग गांव के लोग हैं वो लोग अपने खेतों में और अपने बगीचों में पेड़ लगाते हैं, पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, पर्यावरण का जो पेड़ लगाते हैं उनकी देखरेख करते हैं, उनको कब पानी देना है, उनको कब काटना, मतलब कब उनकी छटाई करनी है, कब उनको सही से कीटनाशक जो दवाइयां होती हैं उनका कब प्रयोग करना है कि पेड़ को नुकसान ना पहुंचे। इन तमाम विषयों को लेकर के अब किसान भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया अभी पिछले हाल ही के दिनों में। वृक्षारोपण हर ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक है। तो उनको देखने के लिए पर्यावरण संरक्षण दिया है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 39 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व स्मारक और स्थानों का संरक्षण। मतलब जो स्मारक बने हैं, कोई पार्क बना है, कोई किसी मूर्तियों का एक पार्क बना है, कुछ भी, तो उनका जो संरक्षण है वो जो है अनुच्छेद 49 के तहत स्थानों का संरक्षण। जैसे स्थान कोई भी एक एरिया है, ठीक है, तो उनका संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 39 में है। अब अनुच्छेद 50 की मैं बात करता हूं। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के विपरीत ही होना चाहिए। अगर मान लो कार्यपालिका और न्यायपालिका कभी भी किसी भी वक्त अगर मिल गए तो ये मान के चलिए देश का आपका नष्ट हो जाएगा, इतना मान के चलिए। अगर इनकी संगत हो गई किसी कारणवश तो समझ लीजिए तहस नहस हो जाएगा पूरी कंट्री का। इसीलिए जो है इसको अलग अलग किया गया है, अलग अलग है। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अगर कोई कार्यपालिका कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है किसी भी समय। तो ठीक है, तो ये जो प्रावधान अनुच्छेद 50 में है, तो अनुच्छेद 50 में प्रावधान क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका दी गई हुई है। फिर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति। तो ये किसमें दिया है? अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। अब आपने 36 से लेके 51 तक एक एक अनुच्छेद को अच्छी तरीके से आपने समझा और सोचा और देखा भी। अब मैं कुछ एक अलग आपसे बात कर लेता हूं। 1973 जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था उसमें जो है केशवानंद भारती के जजमेंट में बताया गया कि फंडामेंटल राइट सर्वोच्च है। क्या है? फंडामेंटल राइट सर्वोच्च है, मतलब मौलिक अधिकार जो है वो सर्वोच्च है। और फिर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 को 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या बताया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सर्वोच्च है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हाई पर है। और 1973 में बताया गया कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। 1942वें संविधान संशोधन 1976 में बताया गया कि मौलिक अधिकार नीचे और डीपीएसपी ऊपर है। और लास्ट में जो है मिनर्वा मिल्स मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था ना, जब बताया था कि शिला और स्तंभ हैं, अगर इनके साथ अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़खानी की तो मतलब पूरा आपका नष्ट और ध्वस्त हो जाएगा। आपको एग्जांपल बताया था घर का। अगर आपने 50 मंजिल की बिल्डिंग में अगर आपने नीचे कुछ छेड़खानी कर दी तो ये मान के चलिए जो 50 मंजिल की जो बिल्डिंग बनी है पूरी तरीके से नीचे आ जाएगी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसका एग्जांपल भी दिया था। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में बताया गया कि ना तो फंडामेंटल राइट सर्वोच्च है ना ही डीपीएसपी सर्वोच्च है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इनमें दोनों में संतुलन होना चाहिए। दोनों में संतुलन, ना फंडामेंटल राइट ऊपर है ना डीपीएसपी ऊपर है। इन दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, ठीक है।
तो ये मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में बताया गया। अब एक आपके बात है गांधीवादी और समाजवादी और उदारवादी। ये क्या है? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधारा। देखिए, जो गांधी के विचारों से जो लोग प्रेरित थे उसे हम गांधीवादी विचारधारा कहते हैं। जो समाज के विचारों से प्रभावित थे उन्हें हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं, और जो उदार व्यक्ति के लोग थे, जो उनकी विचारधाराएं थी, उन्हें हम उदारवादी विचारधाराएं के लोग कहते हैं। तो इतना यह नहीं पूछा जाता है, मैंने आपको सिर्फ एक नॉर्मली बता दिया है। और यहां तक आपने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने एक एक अनुच्छेद आपके साथ डिस्कस किया है। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है मैंने आपको वो फैक्चुअल डाटा भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर यहां तक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज आपको समझ में नहीं आई है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा आपकी सेवा में जितने भी फ्यूचर गोल्स की जो टीम मेंबर्स हैं, ये सब आपकी 24 घंटे की सेवा में आप में लगे हुए। तो जहां पर भी हैं आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें और एंजॉय करते रहिए, लेकिन आप पढ़ते भी रहिए, क्योंकि 20 तारीख को एग्जाम आने वाला है। और आप एग्जाम ये मत सोचना कि कोविड-19 जो प्रकोप है, लॉकडाउन है, इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम अपने समय पे होगा, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। अभी देखा आपने पिछले कितने भी एग्जाम थे, लेकिन कोई भी एग्जाम रुका नहीं, सारे एग्जाम हुए। तो अब जो एक नई वीडियो के साथ आगे मिलते हैं। और एक बात बता दूं, ये जो आपको मैंने कंट्रोवर्सी बताई थी, जो टकराव बताया था गांधी और अंबेडकर के बीच, इसका एक मैं अलग वीडियो आपको अपलोड करूंगा। तो ठीक है, पहले सीक्वेंस वाइज से चल रहे हैं। अब पार्ट 4 मैंने आज आपको खत्म कर दिया है। अब पार्ट 5 एक नए वीडियो के साथ आपको कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।